नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाला तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बतला दें कि कस्तूरबा गांधी की बालिका विद्यालय की छात्राएं अब करेंगी IIT तथा नीट की तैयारी। दोस्तों, शिक्षा विभाग देगा ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा, हर हफ्ते 2 दिन होगी क्लास। दरअसल मित्रों, अब कस्तूरबा गांधी की बालिका विद्यालय की छात्राएं भी IIT और नीट जैसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगी। शिक्षा विभाग की पहली पहल इन छात्राओं को ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, ताकि वे स्कूली पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आगे बढ़ सके। इसलिए शिक्षा विभाग ने IIT पटना और फिजिक्स वाला जैसे स्थानों के साथ समझौता MOU किया है। जिले के 11 टाइप 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जहां कक्षा 9 से 12 तक की छात्राएं पढ़ती है, वहां यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को आयोजित होगी। इन क्लासों में अनुभवी शिक्षक छात्राओं को IIT JEE जैसी नीट परीक्षाओं के लिए अवश्य प्रशिक्षित करेंगे। ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय की टीम ने सभी 11 विद्यालयों का निरीक्षण कार्य शुरू कर दिया है। यह टीम देख रही है कि कहां कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसकी रिपोर्ट तैयारी की जा रही है। नए सत्र में सभी स्कूल में ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने बताया है कि इस पहल में गैर सरकारी और परोपकारी संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। ये संस्थान अपने अनुभव और तकनीकी कौशल के माध्यम से छात्राओं तक आधुनिक तकनीकी नवाचार और व्यवहारिक ज्ञान पहुंचाने में मदद करेंगे। इस योजना से जिले के ग्रामीण छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का अवसर मिलेगा, जो अब तक बड़े शहरों तक सीमित था। तो देख सकते हैं मित्रों, डिजिटल लर्निंग की तैयारी शुरू हो चुका है बिहार में। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे यानी कि कस्तूरबा गांधी के बच्चे भी IIT और नीट जैसे बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। इसी के साथ मित्रों, डिजिटल कनेक्टिविटी, चिप और बंदरगाह अब शक्ति संतुलन के हथियार। दोस्तों, एशिया में नया पावर गेम, चीन का बढ़ता प्रभाव रोकने के लिए अमेरिका बढ़ा रहा है रणनीतिक पैठ। दोस्तों, एशिया एक नए शक्ति संतुलन की लड़ाई के बीच से गुजर रहा है। सामने 2 महाशक्तियां हैं, अमेरिका और चीन। मुकाबला हथियारों, टैंकों और मिसाइलों का नहीं है, बल्कि चिप फैक्ट्रियों, सप्लाई चेन, रेयर अर्थ खनिजों और समुद्री रूट्स का पकड़ है। एशिया की ज़मीन पर अब लड़ाई तकनीकी और अर्थव्यवस्था के जरिए दाव खेलने की है। टैरिफ वॉर के बीच अगले हफ्ते एपेक में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है। इससे पहले ट्रंप रविवार को 26 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया पहुंचेंगे। उनकी मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शक्ति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ट्रंप इस समझौते को अपनी शांति दूत छवि मजबूत करने और वैश्विक मंच पर रणनीतिक उपलब्धि दिखाने के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि एशिया में अमेरिका की घटना पकड़ को दोबारा मजबूत करने की कोशिश भी है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पहले व्यापार, निवेश और इंफ्रो ऑफर्स के जरिए एशिया में अपनी जड़ें गहरी कर चुके हैं। सिंगापुर से लेकर इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया तक हर देश इन 2 दिग्गजों के बीच फंसा है। सुरक्षा के लिए अमेरिका और अर्थव्यवस्था के लिए चीन दोनों ज़रूरत है। दूसरी ओर भारत न तो अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बनना चाहता है और न ही चीन से टकराव चाहता है, बल्कि वह आसियान को साझेदार बनाकर तीसरा मार्ग तैयार कर रहा है, जो एशिया में स्थिरता, व्यापार और बहुध्रुवीय संतुलन को मजबूत कर सके। इसी के साथ दोस्तों, ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड, कंबोडिया के बीच शांति समझौता। मित्रों, ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने एक ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसे KLP अकॉर्ड नाम दिया गया है। यह समझौता कुआलालंपुर में आयोजित 47वीं आसियान समिट के दौरान हुआ, जिसकी अध्यक्षता मलेशिया कर रहा है। ईस्ट तिमोर को आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया देशों में संगठन आसियान का 11वां सदस्य बना लिया गया है। यह
संगठन का 1990 के बाद पहला विस्तार है। इसी के साथ मित्रों मोदी का ऐलान 2026 भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअली संबोधित करते हुए घोषणा की कि 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक स्थिरता और विकास को एक मजबूत नींव बना रही है। उन्होंने कहा अनिश्चितता के इस दौर में भी भारत आसियान साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही है। आपसी सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मित्रों दक्षिण पूर्व एशिया के देश शक्ति संतुलन के केंद्र में हैं। दोस्तों आसियान देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और पूर्वी तिमोर मिलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आबादी 68 करोड़, जीडीपी 299 लाख करोड़ रुपये। यह क्षेत्र वैश्विक सप्लाई चेन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। मित्रों प्रोडक्शन हब की बात करें तो अमेरिका व यूरोप की कंपनियां अब चीन से हटकर आसियान देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर रही है। और वहीं पर भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो आसियान का क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यह चीन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक गलियारा है। अमेरिका आसियान को मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम स्तंभ मानता है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन किया जा सके। और दोस्तों अमेरिका बोला चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका और आसियान देशों के बीच हर साल 37 से 41 लाख रुपये करोड़ का व्यापार होता है। यह ब्लॉक अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सप्लाई चेन का केंद्र भी बन चुका है। और मित्रों फिलहाल सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है चीन। दोस्तों आसियान व चीन के बीच सालाना 58 से 75 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। चीन आसियान में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और इसी के साथ मित्रों बात करें भारत की तो क्षेत्रीय निवेश में नए रास्ता बना रहा है भारत। दोस्तों भारत आसियान देशों के साथ हर साल करीब 11 से 12 लाख करोड़ का व्यापार करता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय निवेश के नए रास्ते तलाश रहा है भारत। इसी के साथ मित्रों कभी कहा जाता था सड़कों पर गरीब गुरबे नहीं चलते, इसलिए इनकी क्या जरूरत है। मित्रों शासन की सोच बदली तो विकास की मौन क्रांति साबित हुई सड़कें। मित्रों यह प्रसंग कभी भूला नहीं। वर्ष 1996 से 97 पटना से छपरा जाना था। दूसरी 70 किलोमीटर। हम तीन 4 लोग थे। छपरा ने एक आयोजन था। बिहार के आर्थिक मुद्दों पर बचपन का अपना शहर, गांव से नदी पार कर 6 किलोमीटर दूर, बीमारी, पढ़ाई, शहरी कामकाज, यही ठिकाना है। किराए का पुरानी एविडेंसर कार थी। आमतौर से 1980 से 90 पटना पहुंचाने में 3 से 3.5 घंटे लगते थे। जाम न मिले तो बस या गाड़ी से, पर उस दिन लगभग 8 घंटे लगे, कारण हर कदम सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। यह नेशनल हाईवे था। छपरा सिवान होकर उत्तर प्रदेश या छपरा रेविलीगंज से होकर हाजीपुर गया था। बिहार के अन्य पूर्वी छोर से महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ने वाली एकमात्र संपर्क सड़क छपरा के पास पहुंचकर गाड़ी का एक्सल ही टूट गया। वजह अत्यंत खराब हुआ गड्ढा नया बन गई सड़कें थी, क्योंकि उस दिन सत्ता प्रतियोगित एक मुहावरा बिहार में आम था, सड़कों पर गरीब गुरबे या आम लोग नहीं चलते, इसलिए इनकी क्या जरूरत। यह था शासन का मानस। पूरे बिहार की यही स्थिति थी। सड़क संपर्क का पुल जर्जर या खंडहर बनने की स्थिति में। मित्रों कुछ ही वर्ष पहले पहली विदेशी यात्रा हुई यूएसए में नई के न्योते पर देश के कुछ संपादक व मीडिया के वरिष्ठ लोगों की टीम के साथ अमेरिकी की चकाचौंध करने वाली समृद्ध देखी श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाएं, शोध, तकनीकी प्रगति व आर्थिक शिक्षा विकास, इन सबका रहस्य जानना साथ ही दुनिया की महाशक्ति होने की वजह पूछी। एक यादगार जवाब मिला। सड़कों से जुड़ा अमेरिकी के साथ राष्ट्रपति जॉन ए कैनेडी ने कहा कि अमेरिका समृद्ध संपन्न है क्योंकि अमेरिका सड़कें श्रेष्ठ हैं। मित्रों 2014 के बाद भारत में यह इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हुआ। यह याद रखिए चीन में इसकी शुरुआत 1978 के बाद हो चुकी थी, जबकि 2024 में राजस्थान में एक गांव में सड़क निर्माण का शिलान्यास करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नीति गडकरी ने भी कहा कि पूर्वी अमेरिका राष्ट्रपति केनेडी ने कहते थे कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है,
बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी है। आधुनिक संसार में भूख, गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त और तेज विकास व आधुनिकीकरण का माध्यम बन गई है सड़कें। दोस्तों, सड़कें का महत्व समझिए। नाबे निवासी बिहारी प्रवीण झा कहते थे कि संदर्भ सिलिकन चिड़िया पुस्तक। मित्रों, 1999 में जेई कंपनी ने एक बड़ा केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया। इसके उद्घाटन में जी कंपनी के मुखिया जैक बेल्स भारत आए। बेल्स ने कहा, अगर प्रतिभा और बुद्धिमान की बात कही जाए तो भारत कई विकसित देशों से आगे है। अगर आधारभूत संरचना की बात की जाए तो भारत अभी बहुत पीछे है। हमें इस देश की क्षमता का अगर सही आकलन करना है तो वह संरचना बनकर देनी होगी। यहाँ की प्रतिभाएं फूले फूले। हम भारत को एक काउंसलिंग केंद्र की तरह नहीं बल्कि मौलिक शोध के केंद्र की तरह देखना होगा। सितंबर 2000 में बेंगलुरु के वाइनिटी फील्ड इलाके में 50 एकड़ की जमीन पर जॉन एफ विल्सन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित हुआ। दोस्तों, यह जोई कंपनी का अमेरिका के बाहर पहला बहुआयामी शोध अनुसंधान केंद्र था। यह भारत के 275 वैज्ञानिकों को लाया था, जो मात्र 2 वर्षों में बढ़कर 4000 हो गए। बाद के दिनों में यही बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली कहा गया। डीप टेक, थिंक टैंक, स्टार्टअप का शहर। इसके बाद बेंगलुरु के विकास की कहानी दुनिया जानती है। भारत में प्रधानमंत्री अटल जी की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अपवाद थी। इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन की प्रतीक्षा 15 अगस्त 1947 से थी, लेकिन 2014 के बाद भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति पर दुनिया की निगाहें गई। दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत इसलिए गरीब नहीं है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर है, बल्कि भारत इसलिए कमजोर है क्योंकि यहाँ की सड़कें कमजोर हैं। अमेरिका यही बात भारत के प्रधानमंत्री को बताया था 1947 के आसपास। मित्रों, अगर कोई देश विकसित है तो वहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी होती है, न कि वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं। मित्रों, वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं निर्भर करती है वहाँ की सड़कें पर। इसी के साथ दोस्तों, मंच टूटा और गिर पड़े अनंत सिंह। दोस्तों, मोकामा सीट पर चुनाव लड़ रहे बहुबलमी उम्मीदवार अनंत सिंह उस मंच से गिर गए। उस समय समर्थक चुनाव प्रचार के दौरान नारेबाजी कर रहे थे। अचानक मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई। अनंत सिंह रामपुर डुमराव गांव में पहुंचे थे। एक छोटा मंच बनाया था। समर्थकों ने उससे भाषण देने का अनुरोध किया। इसके बाद मंच पर कोई समर्थक चढ़ गए। अनंत सिंह के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पक्ष में नारेबाजी होती रही। अचानक समर्थकों के भार से मंच टूट गया। अनंत सिंह जमीन पर गिर पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।